नमस्कार। जर्नी ऑफ एक्टिंग में आप सभी का स्वागत है। रसों की चर्चा हो रही थी। लास्ट टाइम हमने हास्य रस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम आने वाले रसों पर बात करते हैं। तो पहले वीर रस और रौद्र रस, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वीर का मतलब ही है बहादुरी या करेज, आलस्य के विरुद्ध संग्राम। जब भी कोई मनुष्य जीवन में अपने आलस्य, अपनी सुषुप्ति, अपने मानसिक मूर्छा के विरुद्ध रजस की शक्ति से एक प्रकार का युद्ध करता है, तो उसकी वजह से वीर रस उत्पन्न होता है। और इस रस को इसी प्रकार से सभी कलाओं में इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो कविता हो, संगीत हो या नाट्य या फिल्म। तो बैकग्राउंड में वीरता लाने से पहले या वीरता के भाव के आने से पहले थोड़ी सी सुषुप्ति का भाव आ जाता है, आलस्य का भाव आता है। और इसी आलस्य से जब आप युद्ध लड़ते हैं, जब आप एक प्रकार का फाइट करते हैं अपने ही भीतर मौजूद आलस्य से, तो जो अंदर अच्छा फील होता है, जो फील गुड हार्मोन क्रिएट होता है, वो वीर रस उत्पन्न करता है। तो देश प्रेम का भाव हो या किसी भी प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अंदर की मानसिक शक्ति को उत्पन्न करने का भाव हो, या अपने वैयक्तिक जीवन में किसी खास किस्म की लड़ाई लड़ने का भाव हो, उसमें विजय हासिल करने के लिए, उसमें जीत हासिल करने के लिए इस रस का प्रयोग किया जाता है, नाटकों और फिल्मों और सीरियल में भी। तो रस तो जीवन में स्वाभाविक तरीके से आता है, लेकिन अभिनय के माध्यम से इस रस को क्रिएट करना पड़ता है। और इस रस का प्रभाव कैसा है, इस रस का इफेक्ट कैसा पड़ता है, आइए उसे एक परफॉर्मेंस के जरिए देखते हैं। हमारे ही एक स्टूडेंट है महेंद्र, उनकी एक प्रस्तुति वीर रस को लेकर। देखिए। मेरे प्यारे साथियों, संकट के समय में आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, और हमारे दुश्मनों ने जो हम पर चोटें की हैं और हमारी योजनाओं को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए हैं, उन सब से आप वाकिफ हैं। हमारे कई साथियों का मनोबल टूट गया है और कई लोग हमसे बिछड़कर दूर हो गए हैं। मैं जानता हूं इस वक्त हमें से ज्यादातर थोड़े से भयभीत और शंका से भर गए हैं। क्या करें, क्या ना करें, कौन सा कदम उठाएं, क्या सही है और क्या गलत, इन सवालों से गुजरते हुए हम सबका मन विचलित है। पर मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी कार्य में विजय के लिए टीम का संगठित होना जरूरी है। अलग अलग दिशाओं में भटकने वाले कई मन को एक दिशा में ले जाकर जब पूरी शक्ति के साथ एकत्रित करके जब कोई कार्य करते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। हम लोग आदर्श पर चलने वाले सत्य के राही हैं, और हमारे हर कार्य में ईश्वरीय शक्ति सदा साथ है। सबसे बड़ा प्रश्न आज जो हमारे सामने है वो ये कि जिन लोगों ने हमारे साथ हिंसा का प्रयोग किया है, तो क्या जवाब में हमें भी हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? ये सत्य है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि अहिंसा की व्याख्या क्या है। मनोवाक्य सर्वभूतानाम अपीडनम अहिंसा। मन, वचन और कर्म से दूसरे को नुकसान न पहुंचाना ही अहिंसा है। किंतु अपनी और अपने परिवार और संपत्ति की रक्षा के लिए शस्त्र ही क्यों न उठाना पड़े, तो वो भी अहिंसा ही है। इसलिए आप सब किसी तरह का संकोच न करें। जिन्होंने बल का उपयोग करके हमें क्षति पहुंचाई है, हमें भी उसका जवाब देना होगा।
जिन्होंने कमजोर और निहत्थे लोगों पर आक्रमण करके हमारे जान माल को नुकसान पहुंचाया, हमें भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। ये धर्म का ही कार्य होगा और इसमें ईश्वर तुम लोगों का के साथ है। तुम सब बहादुर हो और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हो और अपने दुश्मनों से डट कर मुकाबला करके विजयी होकर अपनी हार को जीत में बदल सकते हो। घबराना नहीं है, निडर होकर आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को एकत्रित करो। जय तुम्हारे साथ है। वीर रस के बाद जो प्रमुख रस है वो है रौद्र रस। रौद्र रस में मूल भाव है क्रोध, एंगर। अब रौद्र भी एक रस है, ये बात अपने आप में थोड़ी सी आश्चर्यजनक लगेगी, लेकिन हाँ, रौद्र को रस में गिना जाता है। रियल लाइफ में हम एंगर को एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन के रूप में देखते हैं, लेकिन ड्रामा में एंगर का भरपूर इस्तेमाल होता है और जीवन में भी वैसे एंगर का बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से सात्विक एंगर तो होना ही चाहिए। जिस व्यक्ति में सात्विक क्रोध नहीं है वो मजबूत व्यक्ति नहीं है। क्रोध के बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है और आज भी क्रोध के ऊपर बहुत सारी शिक्षाप्रद लेक्चर्स सबको मिलते रहते हैं, लेकिन क्रोध का अपना एक अनूठा स्थान है। रस तब क्रिएट होता है जब लंबा सप्रेशन होता है। एक अच्छा आदमी, एक भला आदमी बहुत देर तक यदि जुल्म सहता है, किसी अन्याय को झेलता है और जब उसकी वो सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, जब उसका पेशेंस खत्म होता है, सब्र का बांध जब टूट जाता है, तब वो अंदर से फट पड़ता है। उसके अंदर दबा हुआ क्रोध एक वॉल्केनिक इरप्शन की तरह बाहर आता है। वो रस है। तो रस का बैकग्राउंड आपको समझना होगा। रस के बैकग्राउंड में सफरिंग को झेलने का मादा है। तो रस तभी क्रिएट हुआ, या रौद्र रस तभी कहलाएगा जब बहुत लंबे अरसे तक आपने अपनी इरिटेशन, एंगर, रिजेंटमेंट इस सब को दबा दिया। क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप नहीं चाहते कि आपका क्रोध सामने आए, तो आप उस इमोशन को दबा देते हैं। लेकिन फिर भी किसी कारणवश जब पानी सर के ऊपर उठ जाता है, तब वो रस के रूप में फूट पड़ता है और आप निर्भर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने करुण रस में ये एग्जाम्पल दिया था कि बहुत लंबे समय के डिप्रेशन को झेलने के बाद जब आदमी या कोई भी इंसान रो पड़ता है, तब वो निर्भर हो जाता है और उस रस की उत्पत्ति होती है और उसको रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे जीवन में, अगर आप देखें, क्रोध करने के बाद रिलैक्सेशन मिलता है। क्रोध करने के बाद आपकी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई और वो जो छाती पर एक बोझ था वो खत्म हो गया। छाती पर से पहाड़ हट जाता है। ये सात्विक आदमी के साथ होता है। बार बार क्रोध करना एक बीमारी है और वो रस के रूप में भी नहीं गिनी जाएगी, इसलिए वो बीमारी ही कहलाई जाएगी। दिन में 10 बार क्रोधित होना बीमारी है। 10 दिन में 1 बार क्रोध करना सात्विक भाव है। ये याद रखने वाली चीज है। जो दिन में 10 बार क्रोध करता है, समझना होगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है या उसे हीलिंग की जरूरत है। लेकिन अगर कोई 10-15 दिन में 1 बार अपने क्रोध से सामने वाले को या जुल्म करने वाले को अपना एक रौद्र रूप दिखा देता है, तो वो सत्व ही है, तो वो सात्विक कार्य है। आपकी बहन को कोई छेड़ेगा, आपकी मां के साथ कोई बदतमीजी करेगा और आपकी प्रॉपर्टी को छीनने की कोई कोशिश करेगा और वहां भी अगर आपका क्रोध नहीं आता है तो गड़बड़ है, क्रोध आएगा। यही सात्विक क्रोध है। आपको ठगने वाला आदमी, आपको लूटने वाला आदमी, आपके ऊपर जुल्म करने वाला आदमी, आपके परिवार के साथ ज्यादती करने वाला आदमी, आपके मोहल्ले के साथ गलत काम करने वाला, या आपके देश के साथ भी गलत करने वाला देश भी आपके क्रोध को झेलेगा। वहां रौद्र का एक्सप्रेशन
अनिवार्य है। आइए, ये रौद्र रस कैसा होता है जब हम इसे अभिनय के जगत में देखते हैं, तब भाव भंगिमा क्या होती है, वाणी में क्या परिवर्तन आता है, चेहरे पर क्या परिवर्तन आता है, बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, इसको हम देखते हैं एक परफॉर्मेंस के जरिए। महेंद्र त्रिपाठी की इस प्रेजेंटेशन से आइए हम रौद्र रस को देखते और समझते हैं। बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों क्यों मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती? क्यों मैं अपने सपने को साकार करने में सफल नहीं हो पा रहा हूं? जल गए मेरे अरमान और ध्वस्त हो गई मेरी अभिलाषा। जो जो मैंने सोचा था वो नहीं हो रहा है। क्यों क्यों मैं हारा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ? समय तेजी से निकलता जा रहा है। जी चाहता है सब कुछ तहस नहस कर दूं, आग लगा दूं इस पूरी दुनिया को, गोली से उड़ा दूं उन सबको जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा बनकर खड़े हो रहे हैं। नाश कर देना चाहता हूं उन तमाम लोगों का जो मेरी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए मेरी सहायता नहीं की। हिंसा, घोर हिंसा, क्रोध, भयानक क्रोध। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मेरी सांसों पे मेरा नियंत्रण नहीं है। दांत भीज रहे हैं, मुट्ठियां बंध गई हैं, आंखों में खून सवार है, दिमाग की नसें फूटी जा रही हैं। हत्या, हत्या, हत्या। रौद्र रस के बाद जो रस है वो है अद्भुत रस, आश्चर्य और प्लेजेंट आश्चर्य, सुखद आश्चर्य, शॉकिंग आश्चर्य नहीं, सेंस ऑफ वंडर। रियल लाइफ में ये कैसे आता है? आपका बिछड़ा हुआ दोस्त यदि बहुत समय बाद आपको मिले अचानक किसी पार्क में, किसी सड़क पर, तो आपके चेहरे पर एक आश्चर्य से भरा हुआ सुखद एक्सप्रेशन आता है। ये अद्भुत रस है। आप कहीं हिल स्टेशन पर घूमने गए, वहां आपने आकाश, बादल, बरसात, हरियाली, कुछ अच्छे अच्छे छोटे जानवर, उन सब का सौंदर्य देखा तो मन जो वाव से भर जाता है, वो अद्भुत रस है। ठीक वैसे ही आप किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं, फाइन आर्ट्स हो या स्पोर्ट्स हो, कभी कभी सचिन तेंदुलकर की बैटिंग आपके मन से वाह वाह जो करती है और वाव के लेवल पे ले जाती है, वो अद्भुत रस है। किसी अच्छे फील्डर की फील्डिंग या कैच करने का ढंग क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में, किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स में जो आपको आश्चर्यचकित कर देता, किसी डांसर का डांस, किसी जिम्नास्ट का जिम्नास्टिक्स, किसी एथलीट का भागना दौड़ना, किसी बॉक्सर का बॉक्सिंग, तरह तरह से आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपको लगता है ये तो मानवीय कार्य नहीं है, ये तो किसी दैवी शक्ति से हुआ है। फिर जिन्हें कॉस्मोस को अंडरस्टैंड करने की या कॉस्मोस को समझने की जिज्ञासा रहती है, प्लानिटरी वर्ल्ड को जानने की जिज्ञासा रहती है, यूनिवर्स का स्टडी करते हैं, तो वहां भी अगर आप एक प्लानिटोरियम में जाएंगे और वहां पे तारों का अध्ययन करेंगे तो आप सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे। कितना अद्भुत है ये संसार, कितना अद्भुत है ये विश्व ब्रह्मांड। इसको अगर आप उस तरह से देखेंगे तो आपके आश्चर्य की कोई सीमा न रहेगी। तो ये अद्भुत रस के अंदर आता है। अद्भुत रस के बाद है भयानक रस, जिसका मूल भाव है डर, भय। ये भय मनुष्य के अंदर एक प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है, ठीक वैसे ही जैसे जानवरों में भय होता है, इवन पौधों में भी भय होता है। जानवरों को अगर आप वॉच करेंगे, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया और फिर चीता, शेर, पाइथन, हाथी, इन सब को देखें, छोटे छोटे पक्षियों को देखें, सब एक दूसरे से भयभीत है। छोटा जानवर बड़े जानवर से भयभीत है और बड़ा जानवर अपने से बड़े जानवर से भयभीत है, और सबसे बड़ा जानवर फिर इंसान आ जाता है
उसकी वजह से ये छोटे जानवर भयभीत रहते हैं। फिर इंसानों में भी श्रेणियां हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से भयभीत रहता है। फिर मानसिक जगत में भय को देखें तो कभी गरीबी का भय, कभी मौत का भय, कभी बीमारी का भय, कभी हारने का भय, कभी क्रिटिसिज्म का भय, कभी गरीबी का भय, तरह तरह के भय आपको घेरते रहते हैं अक्सर। और सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का भय है, कहीं मैं मर जाऊं तो क्या होगा। तो ये भयग्रस्त अवस्था ये भी रसयुक्त है, इससे भी रस उत्पन्न होता है। ड्रामा और फिल्म में हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो वो रस क्रिएट करता है। ऐसे बहुत सारे सीरियल, ऐसे बहुत सारे फिल्में बनी हैं जो भय को लेकर ही बनाई जाती है। तो उसमें मूल भाव यही फियर है। देखने वालों को के मन में भय घोस्ट स्टोरीज जैसे हैं, ऐसा साहित्य भी बहुत समय से आता रहा है। तो जो भूत प्रेत की कहानियां हैं या उस पार के लोक की कहानियां जिसमें डर समाया हुआ है, उसको लेके जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो वो आपके अंदर भय रस को उत्पन्न करेगा। पर ये रस भी अच्छा लगता है, इसमें एक सेंसेशन है, इसमें एक थ्रिल है। और डर जाना वैसे कोई अच्छी बात तो है नहीं। अगर आप इसको अपने जीवन में देखें तो भयभीत होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम इंस्टिंक्ट से ही भयभीत रहते हैं। बचपन से ही हमारे अंदर भय आ जाता है। और भय का जब एक्सप्रेशन होता है, हम किसी कारणवश जब भी भय से गुजरते हैं तो एक रस का संचार होता है। जब भी आप कभी इस अवस्था से गुजरे हों कि गाड़ी आपके सामने से ऐसे निकली कि आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपको लगा कि मैं तो अभी मरा, या नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्हें होता है वो भय को समझ सकते हैं। इस प्रकार के भय को, जो बड़ा ही प्राकृतिक किस्म का भय है, वो आपको हिला देता है। इससे अच्छा लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक नए रस को एक्सपीरियंस करने को मिलता है रियल लाइफ में। फिर इसी का प्रयोग नाट्य जगत में किया जाता है। तो ये है भयानक रस। इसके बाद जो रस है वो है विभत्स रस। विभत्स रस जुड़ा है, कनेक्टेड है आपके भीतर मौजूद प्रॉपर नेगेटिव फीलिंग्स से, जैसे घृणा, जैसे ईर्ष्या, जैसे सेडिज्म, जैसे दूसरे को तकलीफ देना। तो ये जनरली अगर हम पात्रों के जरिए जिक्र करें इसका, तो हमारे नाटकों और फिल्मों में जो भी खलनायक की भूमिका करते हैं उनके साथ ये रस जुड़ा हुआ है। क्यों कोई खलनायक बन जाता है, क्यों कोई नाटक में या फिल्म में एक विलन है? वो इसलिए है चूंकि उसके अंदर घृणा है, वो इसलिए है चूंकि वो हीरो से नफरत करता है, वो इसलिए है वो हीरो से जलता है, ईर्ष्या का भाव है, या एक खास कम्युनिटी से ईर्ष्या करता है, उसे दूसरों को दुख देकर सुख मिलता है। ये सेडिज्म है, ये नेगेटिविटी है उसके अंदर। वो अपने लिए कुछ पाए या ना पाए, लेकिन वो दूसरे को तकलीफ ही देता रहेगा। ये जो दूसरे को तकलीफ देने वाले चरित्र होते हैं ये खलनायक बन जाते हैं, और इनके जरिए जो रस उत्पन्न होता है वो विभत्स रस कहलाता है। ये तो हुई बड़े लेवल पे बात। छोटे लेवल पे आपसी रिश्तों में भी जब कड़वाहट आती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में एक प्रकार की ऐसी दूरी आ जाती है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती। वो असल में होते प्रेम के रिश्ते हैं, लेकिन किसी कारणवश जब प्रेम हट गया या प्रेम समाप्त हो गया तो घृणा के भाव ने जकड़ लिया। तो उस घृणा के भाव से नजदीकी रिश्तों में जो नेगेटिव फीलिंग आती है वो विभत्स रस को क्रिएट करती है। तो ये विभत्स रस कैसा होता है, आइए इसे हम एक रिश्ते के जरिए देखते हैं, एक सीन के जरिए देखते हैं। अमित कुमार और शशांक प्रजापति आपके सामने इस विभत्स रस का प्रदर्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ले बेटा पानी, ले बेटा पानी पी ले। कैसा है मेरा बेटा, क्या खाएगा? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या सेट करना चाहते हैं? अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपको मेरी फिक्र है, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। अरे
जब हमारे रिश्ते में पहले जैसी कोई बात नहीं रही थी, तमाम फॉर्मेलिटीज का क्या मतलब है? अरे बात तो क्या, बता ना क्या हुआ। केवल दुनिया को दिखाने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए अगर नाटक करना है तो मुझे पसंद नहीं। आप एक ही लड़के देखिए, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं आपसे दूर रहना चाहता, और आपकी साया भी अपने को नहीं पड़ने देना चाहता। मेरे लिए आप मनहूस हैं और मेरे सारे दुखों की वजह आप हैं, सिर्फ आप। मेरा जीवन आपकी वजह से नर्क बन गया है। मैं जीना चाहता हूं, हंसना चाहता हूं, लेकिन आप और आपकी मौजूदगी मुझे ये बताती है कि मुझे सलाम भरी जिंदगी जीनी है। हाँ, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर ये साफ साफ आपसे कैसे कहूँ, लेकिन ये अंदर का सच है कि मुझे आपकी मौत चाहिए। मैं सिर्फ इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक आप जिंदा हैं, जो भी छोटी और मामूली खुशियां मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल सकती। आपकी मौत के बाद ही जो कुछ मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल सकता है। क्या आपको ये सब समझ में आ रहा है? आपके इस तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आपके आंसू झूठे हैं, नकली हैं। इन आंसुओं से सिर्फ राजनीति की है, अपने ही घर में। केवल हम गलती हासिल करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए इन आंसुओं का इस्तेमाल किया आपने। अब आपको शायद ये स्पष्ट हो गया होगा कि मुझे आपसे घृणा है, सिर्फ घृणा। एक वक्त था जब मैं आपकी आंसुओं की वजह से आपका पक्ष लेता था और जो आप चाहते थे उसे पूरा करता था, लेकिन अब नहीं। आपकी वजह से मेरे मन का एक कोना पूरी तरह से सड़ गया। जैसे किसी फूल में पखड़ी सड़ जाती है, उसी तरह से मेरे मन का एक हिस्सा पूरी तरह से सड़ गया। और मैं कितनी भी भूलने की कोशिश करूं, आप मुझे इसकी याद दिलाते थे। इसलिए आपसे अलग होना और दूर रहना सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। विभत्स रस के बाद जो अंतिम रस है वो है शांत रस। शांत रस जैसा कि शब्द है, शांति का प्रतीक है। पीस, बेनेडिक्शन, सेरेनिटी, पॉइज्ड, ये भाव भी निजी जीवन में हम एक्सपीरियंस करते हैं। साइको फिजिकल वर्ल्ड में जब आप किसी टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, चिंताओं से गुजरते हैं और फिर वो चिंताजनक जो कार्य है वो जब सफलतापूर्वक हो जाता है तो उसके बाद मन की एक साम्यावस्था आती है, मन का एक बैलेंस्ड स्टेट आता है। तो वो बैलेंस्ड स्टेट शांत रस का प्रतीक है, या उसी से शांत रस जन्म लेता है। और फिर साइको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आप साधना के मार्ग पर चलते हैं, मेडिटेशन की पथ पर चलते हैं, तब भी आपका मन एकाग्र चित्त होने के बाद एक शांत अवस्था में आ जाता है। थोड़ी देर में जब आप आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं तब भी ये अवस्था आती है, और उसके बाद जब आंख खोलकर भी आप रहते हैं तो थोड़े समय के लिए वो ध्यान की जो एकाग्र चित्त अवस्था थी वो लिंगर ऑन होती है, रहती है थोड़े समय के लिए, चाहे वो 15 मिनट हो या आधा घंटा हो या 1 घंटा हो। तो वो अवस्था शांत रस की अवस्था है। तो इस प्रकार से ये नवरस का संसार है, और रसों को जानना थ्योरेटिकली और फिर उन रसों को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करना, रिप्रोड्यूस करना, यही तमाम कलाकारों का काम है। सिर्फ अभिनेता का कार्य नहीं है, ये सभी कलाकारों का काम है। रस विहीन कोई भी कलाकार कला क्रिएट नहीं कर सकता है, चाहे वो संगीत का हो या चित्रकला हो या मूर्तिकला हो या नृत्य कला हो या काव्य हो, साहित्य हो, कहानी हो, या फिर नाट्य और फिल्म और सीरियल का जगत हो। रस को क्रिएट करना ही आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, और आप धीरे धीरे जितनी महारत इसमें हासिल करते जाएंगे उतने एक आर्टिस्ट के रूप में आप ग्रो करते जाएंगे। शुरू में डेफिनेटली फेक रस भी आप क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि वो रस की कैटेगरी में आएगा नहीं, तो हम उसको बोलेंगे वो फेक इमोशन है।
यानी बिलीफ और ट्रूथ के साथ नहीं आया हुआ इमोशन भी हम क्रिएट करते हैं। जब कलाकार सीख रहा होता है, उसका सच्चा रौद्र नहीं आता, सच्चा श्रृंगार नहीं आता, उसने औरों को देखा है तो उनको इमिटेट कर रहा है, उनको कॉपी कर रहा है, लेकिन अपने अंदर से सचमुच का जो श्रृंगार है, करुण है, रौद्र है, वीर है, ये इसको क्रिएट करने में समय लगता है। ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, ऐसी कहावत है ना। तो इसके लिए भी अभ्यासरत रहना पड़ता है। जो लोग अभिनेता हैं, अभिनय का कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में थोड़ा समय इस रस को क्रिएट करने के लिए देना चाहिए, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो। यही उनका रियाज है, यही उनका प्रैक्टिस है, यही उनका अभ्यास है। कोई भी दिन ऐसा न गुजरे जब उन्होंने कॉन्शियसली इस रस को प्रोड्यूस न किया हो। तो बार बार इसको प्रोड्यूस करने से क्या होगा, तो रस प्रोड्यूस करने का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा थोड़ा और मजबूत होता जाएगा, शार्प होता जाएगा, पॉलिश होता जाएगा। आप उसमें धीरे धीरे एक महारत हासिल करेंगे, क्योंकि आसान नहीं है ये काम। बहुत सारी बाधाएं आती हैं इसमें, बहुत सारे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से आप कॉन्शियसली रस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो लगातार जब आप करेंगे, आपको डेली बेसिस पे इसका जब अभ्यास हो जाएगा, तब आप जब कैमरे के सामने करेंगे या मंच में करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये रस क्रिएट करना, जो कॉन्शियस क्रिएशन ऑफ रस है, ये आपको रसात्मक जगत में ले जाएगा। अगर मैं इसको शास्त्र की भाषा में कहूं तो ये आपको अतिमानस कोश में ले जाएगा। योग में कई कोशों की चर्चा है, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। तो अतिमानस कोश वो कोश है जिसमें कलाकार आनंद का अनुभव करता है अपने कला के जरिए। साइंटिस्ट भी करता है, रिसर्च स्कॉलर भी करता है, और स्पिरिचुअलिस्ट भी करता है। ये सूक्ष्म जगत है, ये कला का एक सूक्ष्म लोक है। यहां दैवी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। तो जो कलाकार बनना चाहते हैं, कला के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, विशेषकर अभिनय के पथ पर हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि लगातार रस को क्रिएट करने का अभ्यास करते रहें और इसमें महारत हासिल करते रहें। आज के लिए इतना ही। ये वीडियोस आप लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।